वेलकम बैक टू सोशियो कंसेप्ट्स। और आज हम मौजूद है आपके साथ एक और थिंकर के साथ जिसका नाम है इरविंग गोफमैन। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने थिंकर्स की बात की थी जिनका नाम था हैरोल्ड गारफिंकल, और ये माइक्रो सोशलॉजिस्ट थे। माइक्रो सोशलॉजिस्ट मतलब जो बहुत ही लो लेवल के इंडिविजुअल इंटरेक्शन पे फोकस करें, इंडिविजुअल इंटरेक्शन पे उन्होंने फोकस किया था। तो आज इरविंग गोफमैन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक दूसरे माइक्रो सोशलॉजिस्ट हैं। और आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं ये कहूँ कि हैरोल्ड गारफिंकल ने अगर हमें खेलना सिखाया, रूल्स बताए गेम के, रूल्स ऑफ द गेम, तो जो इरविंग गोफमैन है इन्होंने हमें ये बताया कि गेम को खेलते कैसे, हाउ वी प्ले द गेम। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इरविंग गोफमैन की थ्योरीज़ में। बेसिकली इरविंग गोफमैन की थ्योरीज़ में हमारा ये है कि जैसे ही हम घर के बाहर निकलते हैं, दरवाजे के बाहर पैर रखते हैं, लिटरली नहीं, इन सिम्बॉलिक सेंस, कि जैसे हम कहीं बाहर निकलते हैं, ठीक है, वहीं से अगर दरवाजे के बाहर पैर रखते ही हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। तो एग्जैक्टली ये होता क्यों है? द मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ आवर फ्रंट डोर वी ऑल फील दैट स्लाइट स्टिंग ऑफ पैनिक व्हेन वी ट्रिप इन पब्लिक। तो एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है, तो हम उसके बारे में वो पढ़ेंगे। बिहेवियर चेंज ऑफ एन इंडिविजुअल इन पब्लिक। कैसे? जैसे मान लो आप एलिवेटर में हो, लिफ्ट में हो, ठीक है, तो दो इंडिविजुअल है ना, कैसे मतलब एक दूसरे से जैसे स्ट्रेंजर्स है, ठीक है, और कैसे अपनी नज़रें चुराते हैं किस तरह से, ठीक है। तो जो इस तरह का बिहेवियर होता है ना पब्लिक में, तो हम ऐसा क्यों करते हैं एग्जैक्टली। तो उस बिहेवियर चेंज के बारे में जो इरविंग गोफमैन की थ्योरीज है उसी के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इरविंग गोफमैन के बारे में। एक कैनेडियन अमेरिकन सोशलॉजिस्ट थे एंड ही इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है। कोर फिलोसफी इनकी क्या थी, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पर उनका फोकस नहीं था, छोटी चीज़ों पे था, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो सोशलॉजिस्ट। और इनका ये मानना था कि जो बिग सोशलॉजिकल थिंग्स ये डेटा हैपेंस इन स्मॉल मोमेंट्स। जैसे मैंने बताया कि दो इंडिविजुअल अगर लिफ्ट में या एलिवेटर में हैं तो कैसे एक स्ट्रेंजर्स की तरह कैसे एक दूसरे से नजरें चुराते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें, उनसे उनका मानना था कि छोटी छोटी चीज़ों से ही सोशलॉजी बनती है, ठीक है। इनका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क था, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। हमारा एवरीडे लाइफ में हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनका ये काम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं इनकी थियरीज़ की तरफ। तो इनका सबसे पहला आता है द ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। आपने सुना होगा विलियम शेक्सपियर क्या कहते हैं कि लाइफ इज ए स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स, ठीक है। लाइफ एक रंगमंच है और हम इसमें सभी एक्टर्स हैं, जिसमें हम हमेशा परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। हम एक्टर्स हैं और हम इसमें परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। तो इरविंग गोफमैन क्या कहते हैं कि ये इंप्रेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब इस इंप्रेशन मैनेजमेंट को कैसे समझते हैं, इसका एक एग्जांपल है। जैसे आप मान लीजिए किसी कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू में आप अपने आप को कैसे शो करते हो? आप ऐसे शो करते हो कि जैसे आप नर्वस नहीं हो, है ना, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप नर्वस नहीं हो, ठीक है। आप ही सबसे ज़्यादा एक आइडियल कैंडिडेट हो। अगर किसी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप यू आर द मोस्ट आइडियल कैंडिडेट फॉर दैट पोस्ट, ठीक है। आप अपने आप को, मतलब आपका बैठने का जो पोस्चर होता है वो सीधा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप अपने आप को दिखाते हो। तो क्या करते हो कि आप है ना एक तरह से ये दिखा रहे हो कि दूसरा बंदा है ना आपको कंट्रोल कैसे कर रहा है, ठीक है। आप अपनी जो इंप्रेशन है सामने वाले इंसान पे, वो एक इंप्रेशन छोड़ना चाह रहे हो, और जिसको इसने बोला है इंप्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इंप्रेशन मैनेजमेंट ये ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव में ये कहता है कि जो इंसान का सेल्फ है वो हमेशा ना इंप्रेशन मैनेजमेंट में लगा रहता है, अपने आप को वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग शो करने में। और हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, हम अपने सेल्फ को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, इस तरह प्रेजेंट करते हैं सो दैट अदर्स विल एक्सेप्ट अस होल हार्टेडली। हम अपने आप को इस तरह से सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं कि दूसरा हमें मतलब एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले हमें, ठीक है। और यहीं से निकल के आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इरविंग गोफमैन को आप देखोगे, जब आप इसकी थ्योरीज पढ़ लोगे आपको लगेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो इन्होंने इसी से दिया है, एक कंसेप्ट दिया है, फ्रंट स्टेज वर्सेस बैक स्टेज। आइए अब इसके बारे में समझते हैं। ये कंसेप्ट समझना बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बताया कि विलियम शेक्सपियर का मैंने एक आपको बताया कि लाइफ इज ए स्टेज। अब अपने आप को है ना एक तरह से सोचिए कि आप है ना स्टेज पे खड़े हैं, ठीक है। जब आप स्टेज पे खड़े हैं, जब आपको पता चल रहा है कि भाई आपको है ना सारी जो ऑडियंस है वो ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। जब सारी ऑडियंस आपको ऑब्जर्व कर रही है तो आपको क्या है, यहाँ पे आपको एक परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है।
एक परफॉर्मेंस प्रेशर है आपके ऊपर, तो यहाँ पे आपका जो बिहेवियर है, यहाँ पे अलग बिहेवियर होगा आपका, ठीक है। लेकिन जैसे ही मान लो परफॉर्म करके जैसे ही पर्दा गिरा, ठीक है, पर्दा गिरने के बाद जो आपका जो बैक स्टेज में जो आपका बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। बैक स्टेज में आपको पता है कि भाई आप पे है ना कोई नज़र नहीं रख रहा है, ठीक है, तो आप अपने आप को मतलब वहाँ रिलैक्स्ड महसूस कर सकते हो, ठीक है। यू कैन एक्चुअली ड्रॉप द परफॉर्मेंस, यू कैन एक्चुअली ड्रॉप द परफॉर्मेंस एज यू नो दैट द ऑडियंस इज नॉट सीइंग यू, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आप एक वेटर का एग्जांपल ले लीजिए। जब वेटर आपके पास आता है तो आपको कैसे बात करता है, बहुत काइंड होता है, बहुत पोलाइट होता है, बहुत अच्छे से बात करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आपको सामान देकर किचन वगैरह में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल आराम से वो रिलैक्स हो जाता है, पसीना माथे से पसीना वसीना पूछता है, उसको पता है कि मुझे अब कोई देख नहीं रहा है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो जब आपके सामने होता है तो उसको फ्रंट स्टेज में आपका जो बिहेवियर होता है, और जब बैक स्टेज में जो बिहेवियर होता है उसको बैक स्टेज, तो फ्रंट स्टेज वर्सेस बैक स्टेज का ये हुआ है। यानी जब हम फ्रंट स्टेज में होते हैं तो द एक्टर एडहियर्स टू द सोशल नॉर्म्स एंड डेकोरम, ठीक है। लेकिन जब हम उसमें होते हैं बैक स्टेज में, तो द इंडिविजुअल्स आर द किचन, जैसे एग्जांपल बताया मैंने रेस्टोरेंट का, वेयर स्टाफ कंप्लेन अबाउट कस्टमर्स, ठीक है। तो हमारा बैक स्टेज में बिल्कुल हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है हमारी। और बैक स्टेज में द इंडिविजुअल्स आर एंटायरली अलोन एंड नॉट परफॉर्मिंग फॉर एनी स्पेसिफिक ऑडियंस, ठीक है। तो अब इस थियरी से, जो फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज की थियरी से क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि हमारी है ना एक जो आइडेंटिटी है, मास्क ऑफ आइडेंटिटी, हमारी एक आइडेंटिटी का हमारे मास्क है हमारे लिए, ठीक है, अलग अलग आइडेंटिटी है हमारी मास्क। हमारा कोई एक ट्रू सेल्फ नहीं है, सोशल, खासकर जब सोशल सेटिंग्स में बात करें, ठीक है। वी हैव अ कलेक्शन ऑफ मास्क सूटेड फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस, ठीक है। जब हम पेरेंट्स के लिए होते हैं तो पेरेंट्स के पास होते हैं या पेरेंट्स की पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तो हमारा जो मास्क होता है वो किसका होता है, सन या डॉटर का मास्क होता है, ठीक है। जब हम अपने बॉस के सामने होते हैं तो हमारा जो मास्क होता है, कौन सा मास्क होता है, वो प्रोफेशनल मास्क होता है हमारे बॉस के सामने। जब हम अपने दोस्तों के सामने होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारा जो मास्क होता है वो पीयर मास्क होता है, फ्रेंड वाला मास्क होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे डिफरेंट मास्क हैं। और अगर मान लो ये मास्क स्लिप हो जाए, ठीक है, व्हेन द मास्क स्लिप्स, मान लीजिए एक जो वेटर है ट्रे गिरा देता है, ठीक है, द सोशल ऑर्डर इज मोमेंटरीली डिसरप्टेड एंड द फेस सेविंग वर्क मस्ट बिगन। और उसके बाद क्या होता है, स्टार्ट हमारा जो काम होता है फेस सेविंग का। मान लीजिए वेटर से प्लेट गिर जाए तो उसके बाद एकदम से ऐसा लगेगा कि सोशल एंग्जाइटी टाइप की हो गई उसे, और उसके बाद क्या होता है, फेस सेविंग वर्क स्टार्ट होता है। यहाँ जब मैं मास्क की बात कर रहा हूँ तो यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ये बतानी कि जब हम है ना, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, तो क्या कह रहे हैं कि जब हम ये मास्क डिफरेंट मास्क हैं तो क्या हम ये मतलब एक तरह से फेक वो कर रहे हैं हम, तो ये है ना, इसको आप इस तरह से मत समझिए। व्हेन यू आर पुटिंग डिफरेंट मास्क फॉर डिफरेंट सोशल सर्कमस्टांसेस, यू आर नॉट बीइंग फेक, यू आर सिंपली नेविगेटिंग डिफरेंट सोशल एनवायरमेंट्स, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई कि किसी की है ना इंडिविजुअल ऐसे है तो ही इज़ बीइंग फेक, ठीक है, ही इज़ बीइंग फेक, रादर ही इज़ जस्ट नेविगेटिंग डिफरेंट सोशल सेटिंग्स, ठीक है। तो ये हमारा था की कंसेप्ट ऑफ मास्क। अब आगे बढ़ते हैं फेस वर्क एंड पोइज के बारे में। तो ये क्या है, तो जैसे मैंने आपको पिछला वेटर का जो एग्जांपल दिया कि अगर मान लो वेटर से अगर प्लेट गिर जाए, ट्रे गिर जाए, तो उसके बाद क्या है, एकदम से ऐसा लगता है कि जो सोशल एंग्जाइटी सी आ गई है, ठीक है, एक डिसरप्शन टाइप से आ गया। तो उसके बाद ये मतलब एग्जैक्टली फेस क्या है, ठीक है। तो जो फेस है, इट्स द सोशल डिग्निटी कैरिड बाय एन इंडिविजुअल। तो एक जो इंडिविजुअल जो सोशल डिग्निटी कैरी करता है उसको बोलते हैं फेस, ठीक है। द पॉजिटिव सोशल वैल्यू अ पर्सन क्लेम्स फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने फेस वर्क के लिए, फेस को बचाने के लिए हम काम करते रहते, परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको ना आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल से, लेकिन आप फेस कैसे लूज़ करते हो, यू लूज़ द फेस व्हेन यू बीइंग एम्बेरेस्ड और डिस्क्रेडिटेड इन अ परफॉर्मेंस। जैसे वेटर वाला एग्जांपल मान लीजिए आपका ट्रे गिर गया तो यू फील एम्बेरेस्ड और डिस्क्रेडिटेड इन अ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अब हमें को उसको फेस वर्क को बचाना है, तो उसके लिए क्या है, द टेक्निक्स यूज टू मेंटेन फेस और हेल्प अदर्स मेंटेन देयर्स इग्नोरिंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका इसका फेस वर्क और पोइज का मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। पोइज क्या होता है, पोइज होता है कि जब आप है ना, मान लो आपको हल्का फुल्का लगे भी कि भाई आपकी जो परफॉर्मेंस है आपकी डाउन हो रही है, ठीक है। अब डाउन होने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि आपको ऑडियंस ऑब्जर्व भी कर रही है और आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो रही है, ठीक है। लेकिन आप तब भी कहीं ना कहीं इस मोमेंटम को है ना बरकरार रखते हो, ठीक है, इस मोमेंटम को बरकरार रखते हो, अपनी चीज़ों को पूरी करते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने फेस को सेव कर लेते हो, ठीक है। एक तो यह है कि आपको लगे कि आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि भाई आपने कुछ गलती कर दी और आपका पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाए, ठीक है। लेकिन आप क्या होता है, कुछ लोग है ना थोड़ा संभल जाते हैं और अपना फेस सेव कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए हल्का फुल्का डिसरप्शन हो, हल्की फुल्की नर्वसनेस हो, एंग्जाइटी हो, लेकिन वो अल्टीमेटली वो लगे रहते हैं और उसको अपने फेस को सेव करने में कामयाब रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पोइस, ठीक है। मैं आपको है ना इसका एक एग्जांपल देता हूँ और ये शायद आप उससे रिलेट कर पाएंगे। राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के हैं, तो एक बार वो केरल में एक स्पीच दे रहे थे इंग्लिश में, ठीक है, और उनकी एक छोटी लड़की है वहाँ की, उसको स्पीच को ट्रांसलेट कर रही थी, ठीक है।
तो अभी जब ट्रांसलेट करी थी, राहुल गांधी स्पीच दे रहे थे, ये ट्रांसलेट कर रही थी बच्ची, लेकिन एक टाइम पे ना ऐसा टाइम आ जाता है जो वो बच्ची ना फंस जाती है, वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाती है। तो ये कहीं ना कहीं इसका ना ये क्या हुआ ये सी स्टार्ट्स लूजिंग हर फेस, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी जी वो ना वो बहुत पोलाइटली कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोशिश करो, कोई बात नहीं, कोशिश करो। और फिर राहुल गांधी अगली स्पीच, अपने स्पीच की नेक्स्ट लाइन होती है, उनमें वो खुद बोलते हैं कि जो ऐसे सिचुएशंस में जो स्पीचेस को ट्रांसलेट करना ये बहुत आसान काम नहीं है, ठीक है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर क्या करते हो, जो उस लड़की का जो फेस सेव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे डेली लाइफ में भी होता है। तो वो फिर वो लड़की वो कहते हैं कि थैंक यू सर। तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा और पोलाइट हो, कहते हैं कि नहीं नहीं, आप जो मैंने बोला ना इसको भी आप ट्रांसलेट करिए। तो इसका मतलब ही वॉज वेरी पोलाइट। और ऐसे ही हमारे डेली लाइफ में हमारे दोस्त वगैरह भी कई बार हम कोई खराब जोक मार देते हैं, ठीक है, लेकिन वो तब भी हंस देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारा बहुत पोलाइट होकर हमारे फेस को सेव करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो राहुल गांधी ने जो टेक्निक यूज़ की है, ठीक है, उसको इग्नोर करके, जो उनकी गलती को इग्नोर करके उनको क्या किया, पोइज्ड किया। ही यूज्ड पोइज टू मेंटेन द डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका ये कंसेप्ट है टोटल इंस्टीट्यूशंस। तो फ्रेंड्स, इरविन गोफमैन ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी स्टडी किया जहाँ से ना आप आ जाते हो, लेकिन वहाँ से अपनी विल से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे प्रिजन्स हो गया, ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल्स या अजाइलम्स हो गए, मोनास्ट्रीज हो गए, तो बोर्डिंग स्कूल्स भी हो गए। तो इनसे है ना, इन इंस्टीट्यूशन से आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको टोटल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में, ठीक है। टोटल इंस्टीट्यूशंस आर दोज प्लेसेस वेयर पीपल कैन नॉट लिव, ठीक है। तो अब इन इंस्टीट्यूशंस का पर्पस क्या है, इस इंस्टीट्यूशंस का पर्पस है मोर्टिफिकेशन ऑफ सेल्फ, यानी अ पर्सन्स प्रायर सेल्फ आइडेंटिटी इज स्ट्रिप्ड अवे एंड रिप्लेस्ड बाय अ न्यू इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी। जैसे होता है ना कि जब जेल में जाते हैं तो जेल में क्या करते हैं, जो उसकी एक पहले आइडेंटिटी चली आ रही है उसके सब कपड़े उतरवा के उसको अपना वहाँ के जेल वाले प्रिजन्स वाले कपड़े देते हैं, एक अलग से उसको नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी जो पहले की जो चीज़ है, उसके क्लोथ्स वगैरह, ठीक है, उसका नेम कोई इससे नंबर से रिप्लेस कर देते हैं। तो उसके क्या कहते हैं, दे स्ट्रिप अवे देयर ओल्ड फ्रंट स्टेज मास्क सो दैट दे कैन बिल्ड अ न्यू कंप्लाइंट आइडेंटिटी फॉर द सोसाइटी, ठीक है। तो जो पुरानी आइडेंटिटी, जो पुराना एक सेल्फ जो कैरी कर रहे थे, वो अब वो एक नया सेल्फ उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मोर्टिफिकेशन ऑफ सेल्फ। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को क्या बोलते हैं, द टोटल इंस्टीट्यूशंस। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टिग्मा का, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा इज एन एट्रीब्यूट दैट स्पॉइल्स पर्सन्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये स्टिग्मा का कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम, जैसे मैंने बताया ना आपको कि हम अपने जो सेल्फ होता है हमारा, वो क्या करता है, वो कॉन्स्टेंटली इंप्रेशन मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो अगर किसी की पर्सनल आइडेंटिटी स्पॉइल हो जाए, ठीक है, वो स्टिग्मा से एसोसिएटेड है। तो अगर मान लो कि तो इंप्रेशन मैनेजमेंट जो नॉर्मल लोग करेंगे, तो नॉर्मल लोगों के लिए जितना मतलब ईजिली कर पाएंगे, अगर कोई बंदा कोई जिसका स्टिग्मा है, जिसकी पर्सनल आइडेंटिटी स्पॉइल हो चुकी है, स्टिग्माटाइज हो गई है, तो उसको क्या है, कम से कम इंप्रेशन मैनेजमेंट करने के लिए उसको कम से कम 2 गुना ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इंप्रेशन मैनेजमेंट को उससे रिलेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टिग्मा क्यों बता रहा हूँ मैं। स्टिग्मा इसलिए क्योंकि अगर नॉर्मल बंदों को अगर इंप्रेशन मैनेजमेंट करने के लिए इतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अगर कोई स्टिग्मेटाइज पर्सन होगा, ठीक है, उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी इंप्रेशन मैनेजमेंट के लिए। तो इन्होंने 3 टाइप के स्टिग्मा बताए। फिजिकल डिफॉर्मिटीज, आपकी बॉडी में कोई फिजिकल एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद द ब्लेमिसेस ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर, मेंटल डिसऑर्डर है, आपको एडिक्शन है, ठीक है, या फिर आपका ट्राइबल स्टिग्मा, रेस, रिलीजन, नेशन को लेकर आपका अगर कोई स्टिग्मा है, तो ये आपको जो इंप्रेशन मैनेजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। वाई गोफमैन मैटर्स टुडे, ठीक है। और ये गोफमैन मैटर्स क्यों कर रहा है आजकल के टाइम पे, तो ये आप इसको आज का जो ज़माना है, आज का ज़माना क्या है, डिजिटल एज बोलते हैं, ठीक है। गोफमैन की जो डेथ हुई है वो 1982 में ही हो गई थी, ठीक है। लेकिन मेरा ही पर्सनल मानना है कि अगर गोफमैन होते ना, आज जिंदा होते, तो शायद वो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते, ठीक है। आप एग्जांपल देख लीजिए ना, एग्जांपल में क्या है, जैसे इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम में हम कैसे फोटोज़ डालते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फिल्टर वगैरह लगा के, बहुत अच्छे उसका जो पिक्सल है बहुत अच्छी पिक्सल में होगा, फिल्टर लगा देंगे इसमें, ठीक है, कैप्शन वगैरह डालेंगे, बहुत ज़्यादा विटी कैप्शन डालेंगे। तो हम ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से ना इंप्रेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर कॉन्स्टेंटली मैनेजिंग आर इंप्रेशंस, बट आजकल के टाइम पे जब इंस्टाग्राम की बात हो रही है ऐसे, तो कौन सा इंप्रेशन हो गए, डिजिटल इंप्रेशंस हो गए, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फ्रंट स्टेज वाली बात है कि हम अपने आप को जो भी चीज़ जिस तरह से है, फ्रंट स्टेज में हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ हम सबसे बहुत अच्छा है, ठीक है। वी आर कॉन्स्टेंटली मैनेजिंग आर इंप्रेशंस। आपने ये भी सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा, फिंस्टा, सुना आप लोगों ने, नहीं सुना तो सुना या नहीं सुना मुझे कमेंट करके बताना। फिंस्टा बोलते हैं फेक इंस्टाग्राम,
यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ यंग पीपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सेकंड प्राइवेट अकाउंट रखते हैं, वो सिर्फ उनका क्लोज फ्रेंड्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी अगर आपका एक पब्लिक अकाउंट है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट में क्या है, वो क्या आप फ्रंट स्टेज पे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक फिंस्टा है, फेक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो क्लोज बंदों के लिए, तो एक तरह से ये क्या है, ये डिजिटल बैक स्टेज हो गया, ठीक है। तो फ्रंट स्टेज हो गया और डिजिटल बैक स्टेज हो गया, तो हमारा क्या है, फिंस्टा, इंस्टाग्राम, ये सारा यही तो हमारा इंप्रेशन मैनेजमेंट ही तो है। तो आजकल के टाइम पे जो गोफमैन की जो है ये बहुत हाईली रेलिवेंट है जो थियरीज़ हैं। चलिए अब इस लेक्चर को रैप अप करते हैं, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मैं रैप अप करके ये कहूँ कि जो इरविंग गोफमैन है वो हमें याद दिलाते हैं कि जो सोसाइटी है वो तभी स्टे टुगेदर करती है जब हम सभी लोग अपना अपना पार्ट प्ले करने की उसमें कोशिश करते हैं, ठीक है। हम एक दूसरे की जो फेस है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और हम अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको मैनेज करते हैं, ठीक है। और इस जब हम अपने फ्रेंड्स को मैनेज करते हैं, इससे क्या होता है कि जो लाइफ है वो प्रिडिक्टेबल और स्मूथ हो जाती है, ठीक है। तो इरविंग गोफमैन का काफ़ी इसकी थियरीज़ है वो काफ़ी हाईली रेलिवेंट है। और जाते जाते मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे ये सारी चीज़ें जिस तरह से मैं कहता हूँ, तो मैंने भी बताया जैसे कि पूरी थियरी में बताया कि हम सिर्फ है ना अपना इंप्रेशन मैनेजमेंट करने में लगे हैं, ठीक है। तो ये एक सवाल आपके लिए है कि अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ है ना हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, यही तो बताया मैंने कि हमेशा, तो क्या सिर्फ हमारा जो सेल्फ है वो तभी आता है जब हम दूसरों के लिए होते हैं, व्हेन वी परफॉर्म फॉर अदर्स, ठीक है। तो क्या दूसरों के बिना या ऑडियंस के बिना कोई सेल्फ नहीं है हमारा कोई सेल्फ नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हम जब अकेले होते हैं, व्हेन वी आर कम्प्लीटली अलोन, तो उस टाइम हम क्या है, हमारा क्या रेलिवेंस, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है। तो आप इन सवालों के बारे में सोचना, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर दीजिए।